हेलो बच्चों, आज क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एसिड्स और बेसिस क्लासिफाई कैसे किया जाएगा, उसको एसिड और बेस कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशन बताए थे, जिसमें आपको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, और बहुत सारे टाइप्स आपको मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। एसिड के कितने टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी, बेसिस के कितने टाइप होते हैं। तो उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ जो पिछली क्लास के वीडियो के बाद मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स आए थे, कुछ क्वेश्चन आए थे, मैं उस पर डिस्कस करना चाहता हूँ। किसी ने मेरे से पूछा था कि सर यदि मैं जैसे आपको पता है कि एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड लिटमस से बदल देता है। अगर मैं ब्लू लिटमस को एसिडिक मीडियम में ना रख के मान लो कि बेस में रख दूंगा तो उसमें नो चेंज होगा बेटा, समझ रहे हैं। आप इसको याद रखेंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन में जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड में चेंज हो जाता है ना। लेकिन अगर मैं उसको डायरेक्ट बेस में रखूंगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आप समझो। मान लीजिए कि 3 बीकर है हमारे पास, एक में मैंने डिस्टिल्ड वाटर लिया है, एक में मैंने एसिड लिया और एक में मैंने बेस लिया है, ठीक है। और आपके पास मैंने ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, मैं बता रहा हूँ आपको। आपके पास मैंने एक कोई सा लिटमस पेपर दिया, सपोज करो रेड लिटमस पेपर दिया, और आपको ये नहीं पता कि ए, बी और सी जो 3 बीकर रखे हुए हैं उनमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है, ये आपको पता करना है। तो इसको आप कैसे पता करेंगे? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो जो लिटमस पेपर है मान लीजिए वो रेड कलर का है, तो रेड कलर का लिटमस पेपर मैंने तीनों में डाल के देखा, तो जिसमें उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो रेड से ब्लू हो गया, तो मतलब हम समझ जाएंगे, है ना। सपोज कर लो कि आपने पहले बेस में नहीं डाला, पहले आपने पानी में डाला तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। एसिड में डाला तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन आप जैसे उसको बेस में डालोगे तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में बदल देता है। तो वो अब किस कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। और आपने बेस वाले बीकर को अलग रख लिया। अब आपके पास 2 बीकर बचे, एक में डिस्टिल्ड वाटर और दूसरे में क्या बचा है बेटा, एसिड बचा है। तो दोनों में से एक में रख के देखेंगे तो वो ब्लू से फिर वापस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, एसिड है। तो जो बच गया वो क्या बन जाएगा, वो डिस्टिल्ड वाटर बच जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ये पिछले दिनों और भी क्वेश्चन मेरे से पूछा गए थे, है ना। आप लोग भी ऐसे मेरे से क्वेश्चन पूछिए, जब भी ये वीडियो खत्म होगा तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज अपन प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं एसिड एंड बेस की। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं एसिड और बेस की, ठीक है बेटा। तो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं, तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या बेटा, पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले किसकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, एसिड्स की प्रॉपर्टी बता रहा हूं। किसकी, एसिड्स की प्रॉपर्टी बता रहा हूं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो होगा इसमें, आप सबको पता है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है बेटा, सॉर होता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है बेटा, ये होता है सॉर। ये मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में, फिर से बता दिया मैंने। दूसरा, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, अगर आपको पता होगा जो कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, और यदि वो अपने स्किन पे आएंगे, स्किन के ऊपर आएंगे, तो वो जलन होगी, आपको बर्न होगा वहां पर, ठीक है। तो याद रखना जो एसिड होते हैं वो जो मिनरल एसिड, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर and cause painful burn on skin, है ना। याद रखेंगे कि एसिड जो होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड, तो आपको पता भी होगा जो कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं वो अपने बॉडी के ऊपर आएगा तो वो स्किन को, है ना, पेनफुल बर्न आपको क्रिएट करेगा वहां पर, कोरोसिव नेचर का होता है इसके कारण से, ठीक। हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं बेटा, है ना। पहला पॉइंट क्या था कि ये सॉर टेस्ट होता है। दूसरा क्या बताया मैंने, जो स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं। मैं थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जब एसिड वाटर में जाएगा तो वहां पर चूंकि क्या होता है कि जब वो वाटर में जाएगा तो आयनों में टूट जाएंगे।
आयनों में टूट जाएंगे तो आपको पता है कि करंट को फ्लो होने के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है या फिर आयनों की आवश्यकता होती है। तो अगर एसिड कंसंट्रेटेड रूप में है, मतलब अगर एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है, तब वो कंडक्टर नहीं होगा, लेकिन अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो ये पॉइंट भी आप समझ गए, एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सब अपन क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। अगर मैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, चौथे प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो हम बात करेंगे कि इंडिकेटर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंडिकेटर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है भाई एसिड का। तो आपको पता है कि जो एसिड होते हैं वो लिटमस के केस में ब्लू को रेड में बदल देता है। आपको पता है ब्लू टू रेड में बदल जाता है। अगर मैं फिनोल्फ्थलीन की बात करूं, तो ये कलरलेस ही रहता है। अगर मैं फिनोल्फ्थलीन की बात करूं तो ये कलरलेस ही होता है। और अगर मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज की अगर मैं बात करूंगा, तो मिथाइल ऑरेंज का जो ओरिजिनल कलर होता है बेटा वो ऑरेंज कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ओरिजिनल कौन से कलर का होता है बेटा, ऑरेंज कलर का होता है। और इसको ये एसिड जो है वो रेड कलर में चेंज कर देता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एसिड की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है बेटा, तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि इसका टेस्ट कैसा होता है, सार होता है। दूसरा क्या बताया मैंने आपको कि स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं और अपने स्किन के ऊपर पेनफुल बर्न क्रिएट करते हैं। और तीसरा क्या बताया मैंने आपको, एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब यदि एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने इसका कारण क्या बताया, देखो किसी भी चीज के कंडक्टर होने के लिए, मतलब कहीं पर भी अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वहां पर आयंस का होना जरूरी है। तो जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि एसिड जो होते हैं जैसे अपन पानी में उसको ले जाएंगे तो H+ आयन रिलीज करता है, मतलब आयनों में टूटता है। और आयन में टूटेगा तो वहां पर करंट का प्रभाव होगा, मतलब अगर उसमें हम करंट पास करवाएंगे तो उसके अंदर से करंट फ्लो करता है। ठीक, उस पर मैं अगर बात करूं इंडिकेटर्स की, तो आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है एसिड। अगर मैं फिनोल्फ्थलीन जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, मैंने आपको बताया था ये कलरलेस को कलरलेस ही रखेगा एसिड। और मिथाइल ऑरेंज जो कि ऑरेंज कलर का होता है वो रेड कलर में बदल जाता है एसिड की प्रेजेंस में। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बेस के बारे में बात करेंगे। ये मिटा दूं। चलिए अब मैं बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात बता रहा हूं आपको। देखिए अगर मैं बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करूं, सबसे पहले मैं टेस्ट की बात करता हूं। आप सबको पता है कि इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है बेटा, बिटर। मैंने आपको बताया था पहले भी, इसका टेस्ट कैसा होता है बेटा, बिटर। दूसरा पॉइंट, ये अगर स्किन पर ऑन है ना, इफेक्ट ऑन स्किन, अगर मैं इफेक्ट ऑन स्किन की बात करूं तो याद रखना जो बेसेस होते हैं वो सोपी इन टच, मतलब टच करने से ये स्लिपरी और सोपी होते हैं। जैसे स्किन से टच होगा तो हमें कैसा लगे, स्लिपरी, मतलब स्लिपिंग होता है ये, और सोपी मतलब साबुन जैसा मुलायम होता है। ठीक है, एंड माइल्ड कोरोसिव नेचर, मतलब इसका भी नेचर कोरोसिव होता है लेकिन कम कोरोसिव होता है बेटा। याद रखेंगे इसका जो इफेक्ट होता है स्किन पर वो माइल्ड कोरोसिव नेचर का होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं कंडक्टिंग की तो ये भी कंडक्टर होगा, है ना, कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर एक्वस सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो ये भी कंडक्टर होगा। क्यों होगा कंडक्टर, क्योंकि आपको पता है कि जो बेसिस होते हैं वो भी एक्वस सॉल्यूशन में जाकर OH- आयन देते हैं। तो अगर ये OH- आयन देंगे तो ये भी आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आयन जैसी है तो आपको पता है करंट को फ्लो करने के लिए आयन का जरूरत होती है ना, आयन ही फ्लो करता है। तो ये भी
कंडक्टर होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। अगर मैं लिटमस की बात करूं या इंडिकेटर्स की बात करूं, चौथे पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं बेटा, अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो आपको मैंने बताया था कि जो लिटमस की बात करूं तो लिटमस नेचुरल इंडिकेटर होता है, ये रेड से ब्लू है ना, बेस जो होता है वो रेड टू ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, आपको पता है रेड टू ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद मैं अगर बात करूं फिनोक्थिलीन की, फिनोक्थिलीन जो है वो पिंक कलर का हो जाता है, कलरलेस से बेसिस में क्या हो जाता है, ये पिंक कलर का हो जाता है। अगर मैं मिथाइल ऑरेंज की बात करूं, अगर मैं तीसरे की बात करूं मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज को ये किस कलर का कर देता है बेटा, येलो कलर का कर देता है। आप याद रखेंगे ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी है बेटा, बेस की है, ये बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी है। लिटमस रेड से ब्लू हो जाता है, फिनोक्थिलीन जो है वो कलरलेस से पिंक हो जाता है, और मिथाइल ऑरेंज जो है वो ऑरेंज से येलो हो जाता है। नोट करेंगे इसको भी, जल्दी इसको नोट करेंगे। और अब हम बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करेंगे। पहले हम किसकी बात करेंगे बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करेंगे, बारी बारी से दोनों को पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, मतलब एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। देखो जब भी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूंगा बेटा, तो आप मान के चलेंगे कि हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, है ना, हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक। तो कोई भी एसिड जो है, अगर डाइल्यूट एसिड लेंगे हम, तो वो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। आप याद रखेंगे, जो एसिड है मैं एक लाइन में लिख देता हूं। पहला पॉइंट, रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। हम किसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, हम एसिड की रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हम किसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एसिड की रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो मैं एक शॉर्ट में यहाँ पर लिख देता हूं कि कोई भी एक्टिव मेटल है, तो मैं एक्टिव मेटल को सिर्फ मेटल लिख रहा हूं। मेटल को जब आप डाइल्यूट या एक्वस, डाइल्यूट एसिड के साथ जब आप रिएक्ट करते हैं, तो मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये सॉल्ट बनाएगा, और प्लस साथ में क्या बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ये जो ऊपर का एरो होता है वो गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, बेटा, अगर मान लीजिए कि आपने कोई एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर मान लो सोडियम मेटल को आपने डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर दिया, है ना, या HCl के ब्रैकेट में आप यहाँ पर एक्वस लिख दोगे चलेगा, ठीक है। तो जब सोडियम को आपने HCl के साथ रिएक्शन कर दिया बेटा, तो ये क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, NaCl बना लेगा, और साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 2 क्लोरीन हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, है ना। आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से मान लो कोई दूसरा मेटल आप ले लेते हैं, सपोज करो जिंक मेटल आपने ले लिया, तो जिंक मेटल को यदि मैं H2SO4 के साथ या किसी भी एसिड के साथ, है ना, हम रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट एसिड के साथ, तो क्या होगा, एक सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पर सॉल्ट क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा बेटा। क्या बनेगा बेटा, ZnSO4 बनेगा, और प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसके ब्रैकेट में आप गैस लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस, है ना, ये लिखेंगे एक्वस। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे बेटा, एक्वस, ठीक है। और ये क्या है, सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ये ऑलरेडी बैलेंस है, क्या देख रहे हैं, एक Zn है, एक Zn है, एक SO4 है ना, ये ऑलरेडी बैलेंस है बेटा। तो आपने क्या याद रखा कि जब मेटल्स को हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हम डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनता है बेटा, सॉल्ट, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसको समझने से पहले अपन एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। इसको समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। लैब के अंदर हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में हमने HCl, मान लो कि HCl, डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन ले लिया है,
है ना। एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हमने, डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन लिया और उसमें मैंने जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़े जिसको अपन जिंक ग्रैनुअल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, जिंक ग्रैनुअल्स को उसमें मैंने रख दिया। अब क्या होता है कि आपको पता है कि जैसे जिंक जो है वो जैसे ही एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसा नहीं कि H2SO4 के साथ ही रिएक्शन करता है, अगर HCl होता तो भी रिएक्शन कर जाता है ना। तो आपने जैसे ही एसिड में मिलाया जिंक को, तो वहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। हमने क्या किया, इस ट्यूब को ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है, इस ट्यूब को मैंने एक पाइप के सहारे, है ना, एक बीकर यहां पर लिया, उस बीकर में मैंने सोप सॉल्यूशन, जो साबुन का सॉल्यूशन होता है ना, उससे पास करवाया। तो साबुन के जो बुलबुले होते हैं ना, साबुन के बुलबुले में हाइड्रोजन गैस फंस जाता है और वो बुलबुले जब ऊपर आते हैं, है ना, हाइड्रोजन गैस के साथ आएंगे, है ना। बुलबुले हैं और बुलबुले के अंदर में कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस। जब वो ऊपर आते हैं तो हम वहां पर क्या कर देते हैं, मोमबत्ती, वो जली हुई मोमबत्ती लेके आते हैं और उन बुलबुले के आसपास रखते हैं। तो वो बुलबुला क्या होगा, फूटेगा और हाइड्रोजन गैस को चेक करने का यही तरीका होता है बेटा। वहां पर जैसे मोमबत्ती लाएंगे तो पॉपअप साउंड आता है, वहां पर याद रखेंगे, पॉपअप साउंड वहां पर आता है। आप उसको पॉप साउंड बोल सकते हैं, है ना। मतलब वो पॉप, मतलब वो छोटा सा, मतलब छोटी सी वहां पर आवाज आपको सुनाई देगी, है ना, पॉप साउंड बोलते हैं उसको। तो यही हाइड्रोजन का परीक्षण है। तो इससे ये साबित होता है कि एसिड को यदि आप मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। आप कोई सा भी मेटल, कोई सा मतलब एक्टिव मेटल्स की मैं बात कर रहा हूं, है ना, एक्टिव मेटल जो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। याद रखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन अगले रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। जल्दी इसको नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। ये तो पहली रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, अब हम दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं कि अगर किसी मेटल को आप, अगर किसी एसिड को आप, दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के यदि हम रिएक्शन करवाएंगे किसी भी एसिड का, तो कैसी रिएक्शन होगी। तो आप याद रखें कि किसी भी मेटल कार्बोनेट को आप डाइल्यूट एसिड या एक्वस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो फिर से यहां पर सॉल्ट बनता है। सॉल्ट का मतलब रिस्पेक्टिव कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, समझ में आएगा। रिस्पेक्टिव कार्बोनेट, यहाँ पर मेटल कार्बोनेट, सॉरी मेटल कार्बोनेट पहले से था, यहाँ पर डाइल्यूट एसिड तो सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ पर साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और साथ में यहाँ पर क्या बनता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये लिक्विड लिख देंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्या लिख देंगे, गैस लिख देंगे। तो याद रखना, आज के बाद से हमेशा के लिए याद रखना कि जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसी तरीके से यदि आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं और इसको आपने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करा दिया तो भी सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होती है। आप याद रखेंगे इसको भी, है ना। इसके एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, Na2CO3 ले लिया, ठीक, और इसको आपने HCl के साथ, एक्वस HCl के साथ रिएक्शन करवा दिया, मतलब किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, NaCl बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, NaCl मतलब सॉल्ट बन जाएगा। कार्बोनेट जब भी आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर यहाँ पर निकलेगा ही, तो वाटर जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होगा। अगर इसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए, KHCO3, इसको आपने किसी भी एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा दिया तो भी ये वही, तो इस बार K है तो KCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, KCl प्लस वाटर और प्लस क्या बन जाएगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। ठीक है, तो देखो इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसी तरीके से आप याद रखेंगे कि जब किसी मेटल कार्बोनेट
या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्शन करते हैं एसिड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। याद रखना, मेटल कार्बोनेट किसको बोलते हैं? कार्बोनेट का मतलब होता है CO3-2 और हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3- है ना। तो याद रखना, है ना, ये कार्बोनेट आयन होता है CO3-2, ये कार्बोनेट आयन होता है बेटा, कार्बोनेट आयन होता है। और इसी तरीके से HCO3-, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन या फिर बाई कार्बोनेट इसी को बोला जाता है। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करते ही आगे बढ़ेंगे जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो अपना रिएक्शन है, दो रिएक्शन अपन ने देख लिया, रिएक्शन विद मेटल्स एंड रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन। ठीक, अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं बेटा। अब आप याद रखेंगे कि अगर मैं किसी एसिड को, तीसरा रिएक्शन में बता रहा हूं आपको, कि यदि आप किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कर दोगे तो क्या होगा। अगर आप किसी एसिड को, मैं तीसरी रिएक्शन की बात कर रहा हूं, रिएक्शन विथ बेस, मतलब रिएक्शन विथ बेस, हम किसी एसिड की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं बेटा? बेस के साथ कर रहे हैं बेटा। किसके साथ कर रहे हैं? एसिड की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? बेस के साथ कर रहे हैं। तो आप याद रखना कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है बेटा, तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप लोग याद रखेंगे कि जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, और इस रिएक्शन का क्या नाम होता है बेटा? न्यूट्रलाइजेशन। मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देता है? एसिड बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, और बेस जो है वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे एसिड, एसिड मतलब ये, जैसे कुछ करो मैंने HCl ले लिया, और बेस, बेस का मतलब मैंने NaOH ले लिया, है ना। तो जब आप HCl को NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा? H2O बन जाएगा। तो याद रखना कि जब भी एसिड और बेस की आप रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, सॉल्ट एंड प्लस वाटर बन जाता है। आप याद रखेंगे, देखो मैंने आपको एसिड की 3 केमिकल प्रॉपर्टी बताई। पहला क्या बताया? रिएक्शन विद मेटल्स। तो आप याद रखना, कोई भी जो एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसको तो आप याद कर लो, क्यों हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है? क्योंकि एसिड जो है वो एक सॉल्यूशन में H+ आयन रिलीज करता है, तो वहां पर H+ आयन रिलीज करता है। तो याद रखेंगे, मेटल जो है वही H+ के बदले में वहां पर हाइड्रोजन गैस H2 गैस रिलीज करता है। जब भी मेटल को हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? मेटल्स के साथ, तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक, उसके बाद मैंने आपको दूसरा रिएक्शन बताया कि यदि आप किसी मेटल कार्बोनेट को, मेटल कार्बोनेट का मतलब समझ रहे हैं आप? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इन सारे कार्बोनेट को किसी भी एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड की बात कर रहा हूं मैं, HCl के साथ, H2SO4 के साथ, HNO3 के साथ, अगर आप रिएक्ट कर देंगे तो वहां पर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक, और तीसरी रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी एसिड की रिएक्शन यदि आप बेस के साथ करते हैं तो इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एसिड जो है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, और बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर एसिड और बेस को रिएक्शन कर दिया, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, HCl प्लस NaOH जो है NaCl प्लस वाटर बन गया। चलिए नेक्स्ट, इसको जल्दी से आप लोग नोट करेंगे और नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, बेटा एक चीज आप याद रखना है यहाँ पर, चलो यहाँ तक तो हो गया। एक चीज और आप समझिए यहाँ पर कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, याद रखना, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं या मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं बेटा, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। आप ये पॉइंट याद रखेंगे, मेटल के ऑक्साइड और मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं बेटा, वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक, इसका उल्टा बोलूं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं या नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा? एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो याद रखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। बेसिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ? बेस होते हैं। तो अगर आप किसी भी एसिड को मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर देंगे,
अगर आप किसी एसिड को मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर देंगे बेटा, है ना, यहां पर लिख रहा हूं मैं चौथी रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। तो मैंने आपको क्या बोला बेटा, मैं किसकी रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैं एसिड की रिएक्शन की बात कर रहा हूं, किसके साथ, मेटालिक ऑक्साइड के साथ। मैंने अभी अभी आपको बोला कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और हम किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, एसिड की रिएक्शन कर रहे हैं, किसके साथ, मेटालिक ऑक्साइड के साथ। एसिड की रिएक्शन मेटालिक ऑक्साइड के साथ मतलब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ। और आपने पिछले रिएक्शन में क्या पढ़ा कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करोगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, मतलब सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो याद रखना, किसी भी एसिड को यदि आप मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, किसी भी एसिड को यदि आप मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो क्या बना लेगा बेटा, एसिड, तो सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, सॉल्ट और प्लस वाटर बना लेगा। क्यों बना लेगा सॉल्ट प्लस वाटर, आप बोलोगे सर सॉल्ट प्लस वाटर तो एसिड प्लस बेस बनाता है। तो देखिए ये एसिड है और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होता है। तो अगर ये बेसिक इन नेचर है तो ये वही रिएक्शन हो गई ना, एसिड और प्लस बेस बराबर सॉल्ट और प्लस वाटर होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मेटल ऑक्साइड लिया मैंने, सोडियम का ऑक्साइड लिया, तो Na2, आप सबको पता है कि सोडियम जो होता है वो मेटल होता है और ये सोडियम का ऑक्साइड है, मतलब ये मेटल का ऑक्साइड है। अगर मैं इसको किसी डाइल्यूट एसिड के साथ, मान लो HCl के साथ, है ना, HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर दूंगा तो यहाँ पर सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, मतलब HCl NaCl क्या बन जाएगा, ये NaCl और प्लस क्या बन जाएगा बेटा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को बैलेंस करना आता है, आप लोग इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप किसी एसिड को मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा, एसिड को मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और प्लस वाटर बनाएगा, सॉल्ट और प्लस वाटर बनाएगा। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लूंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बेटा, वो भी बेस होता है, सबको पता है कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। वो तो बेसिक है ही, वो तो आपको पता ही कि बेस होता है, क्यों, क्योंकि वो मेटल का हाइड्रोक्साइड है। ठीक, तो याद रखना, मेटल के ऑक्साइड भी और मेटल के हाइड्रोक्साइड भी, ये दोनों क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और जब इनको रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपको मैं एक बार रिवाइज करवा दूं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ रहे थे, इसमें मैंने आपको पहला क्या बोला, मेटल के साथ रिएक्शन। तो मेटल के साथ रिएक्शन में आपने देखा कि हाइड्रोजन गैस निकलते हैं। दूसरा क्या बताया मैंने आपको, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सॉल्ट बनता है। अगर मैं बात करूं एसिड और बेस की रिएक्शन की, तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। और अगर आप मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, मेटल के ऑक्साइड की रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, एसिड के साथ, तो वो क्या बना लेगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा। क्यों, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो मैं इसमें अगर बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज में, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको करेंगे, तो देखिए अगर मान लो कि किसी, सबसे पहला रिएक्शन इसमें हम यही पढ़ते हैं कि अगर मैं रिएक्शन करूं, रिएक्शन विथ मेटल, अगर मैं बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करूंगा तो ये भी क्या देता है बेटा, ये भी क्या देता है, रिएक्शन विथ मेटल, ये भी क्या देता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। मतलब मैं यहां पर लिखूं यदि आप किसी बेस की रिएक्शन कर देंगे किसके साथ, मेटल के साथ, बेस की रिएक्शन कर देंगे मेटल के साथ, तो ये फिर से क्या बना लेगा बेटा, सॉल्ट और प्लस क्या बना लेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेगा। तो आप याद रखेंगे कि अगर किसी बेस की रिएक्शन हम मेटल के साथ करते हैं, अगर हम किसी बेस की रिएक्शन हम मेटल के साथ करते हैं बेटा, तो वो क्या बना लेता है, सॉल्ट और प्लस क्या बना लेता है बेटा, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये तो सेम उसी तरीके से हो गया जैसे अपने एसिड में पढ़ा था। एसिड में भी यही हुआ था कि जब अपन एसिड की रिएक्शन करवाते, जैसे कि एक एग्जांपल देखें यहाँ पर कि अगर मैं कोई मेटल ले लूं, यहाँ पर सपोज करो जिंक मेटल ले लिया मैंने, मेटल कौन सा ले लिया, जिंक मेटल ले लिया, और इसको मैंने बेस NaOH के साथ रिएक्शन कर दिया, है ना। तो जिंक को जब NaOH के साथ रिएक्शन कर देंगे बेटा, तो यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनता है Na2ZnO2, है ना, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम जिंकेट बोलते हैं इसको।
और साथ में कौन सी गैस निकलेगी बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो पहली रिएक्शन आपको समझ में आ गई कि जब किसी बेस को आप रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ तो वहां पर सॉल्ट और प्लस क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली रिएक्शन की ओर बढ़ेंगे। जल्दी नोट करेंगे इसको। अब आप देखो, इसमें ऐसा नहीं कि इसको भी आप जैसे मेटल के साथ किया तो आप फिर कार्बोनेट के साथ भी कर लेंगे, हाइड्रोजन, ऐसा नहीं, सबके साथ नहीं। इसमें आधे रिएक्शन तो अपन उसी में पढ़ लिया था। किसमें, जब अपन ने पढ़ा था अभी कुछ देर पहले पढ़ा था ना, एसिड और बेस की रिएक्शन। तो वहां पर अपन ने पढ़ा था कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं बेस की रिएक्शन एसिड के साथ, तो भाई दोनों का मतलब सेम है। मतलब अगर मैं एसिड और बेस की रिएक्शन करूंगा तो दोनों में अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, उसको भी अपन क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही बोलेंगे ना। तो यहाँ पर दूसरा जो पढ़ते हैं अपन, वो पढ़ते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। भाई ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड, अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपको बोला था कि अगर आप रिएक्शन करेंगे, एसिड की रिएक्शन करेंगे बेस के साथ, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। और मैंने आपको बताया था कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा बेटा, एसिडिक इन नेचर होगा। तो यदि आप किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन कर देते हैं बेस के साथ, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एसिड है, एसिडिक इन नेचर है, ये बेस है, तो ये फिर से क्या बना लेगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर बना लेगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज करो कोई बेस ले लिया मैंने NaOH, हमने बेस ले लिया NaOH और इसकी रिएक्शन मैंने CO2 के साथ कर दी। किसके साथ बेटा, CO2 के साथ कर दी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। NaOH क्या है, बेस है, तो बेस प्लस एसिड क्या बनता है, सॉल्ट और प्लस सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ पर जो कार्बोनेट बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर बनेगा कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, H2O बनेगा। Na2CO3 और प्लस साथ में क्या बनेगा बेटा, H2O बनेगा। आप अगर बैलेंस करना चाहिए तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन हो जाएगा। अब देखो बैलेंस है क्या, 2 सोडियम है, नाइट्रोजन नहीं सोडियम, सॉरी 2 सोडियम है, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर 2 सोडियम हो गया। अब आप देखिए ये बैलेंस हो गया क्या, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, यहाँ पर 2 और एक 3 ऑक्सीजन, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, 3 और 1 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन। चलिए बैलेंस है, तो ये क्या हो गया बेटा, रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मतलब अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड को आप बेस के साथ रिएक्शन करेंगे बेटा तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। अब इसी तरीके से आप बोलेंगे कि बेस की रिएक्शन जब अपन एसिड के साथ करेंगे तो क्या भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो उसको अलग अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो यही था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, इसमें यही दोनों पढ़ते हैं। बोलोगे सर और कहा गया, तो और तो हो गए ना भाई, आप एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करो या बेस की रिएक्शन एसिड के साथ करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आज की क्लास अपन रिवाइज कर लेते हैं एक बार। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या बताया था कि एसिड जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, बेस जो होते हैं वो बीटर इन टेस्ट होते हैं। दूसरा बताया था कि एसिड जो होते हैं वो हाईली कोरोसिव होते हैं, है ना, और बर्न करता है और पेनफुल बर्न करता है। जबकि जो सोप होता है वो टच में कैसे, तो सोपी इन टच होते हैं और ज्यादा कोरोसिव नहीं होते, माइल्ड कोरोसिव इन नेचर होते हैं। उस पर मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं कंडक्टिंग की बात करूं तो एसिड और बेस दोनों एक्वस सॉल्यूशन में क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो आयन प्रोड्यूस करते हैं। और चौथे पॉइंट की बात करूं तो मैं इंडिकेटर्स की बात करूंगा। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, जबकि बेस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। जो फिनोप्थिलीन होता है वो ओरिजिनल कलरलेस होता है, एसिड उसको क्या कर देता है, एसिड उसको कलरलेस ही छोड़ता है, जबकि बेस उसको क्या कर देता है, उसको रेड में बदल देता है। अगर मैं बात करूं, है ना, पिंक में बदलता है, सॉरी, अगर मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज की, तो मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड में बदल जाता है और बेसिक मीडियम में वो येलो में बदल जाता है। चलिए ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसके बाद मैं बात कर रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। पहले मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बताया, तो मैंने बताया सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल्स। अगर आप एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कर देंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलना तय है। इसके लिए मैंने आपको एक्सपेरिमेंट भी बताया था। उसके बाद मैंने आपको दूसरा बताया कि अगर किसी मेटल को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन कर देते हैं तो सॉल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। ठीक, तीसरा मैंने बताया था कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है और यह एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और जो चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर किसी एसिड को आप मेटालिक ऑक्साइड के साथ या मेटालिक हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर देंगे तो चूंकि मेटालिक ऑक्साइड और मेटालिक हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। उसके बाद मैंने आपको बताया रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सबसे पहला रिएक्शन विद मेटल, तो रिएक्शन ऑफ बेस का अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और दूसरा बताया कि अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड है जो कि एसिडिक इन नेचर होता है
उसको यदि मैं किसी बेस के साथ रिएक्शन करूंगा तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आई है। आप पुरानी वीडियो भी देखेंगे, ये वीडियो भी पूरा देखेंगे, और जो भी डाउट्स आए, जैसा कि आपने पिछले दिनों में मेरे से डाउट सारे पूछे थे आप लोगों ने, फिर से अगर कोई डाउट आता है आपको तो आप कभी भी कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, अगर आपको चैप्टर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए और दोस्तों के बीच शेयर भी करिए। ठीक है, थैंक यू।